हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर और न्यूट्रिशन साइंस भी अब हमारी समाप्ति की ओर है। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पेय पदार्थ होते क्या हैं। तो पेय पदार्थ वे होते हैं जो प्यास बुझाने, शरीर में तरल पदार्थ समाविष्ट करने, व्यक्ति को उत्तेजित करने, शरीर को पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो पेय पदार्थ हम लेते हैं, उसको लेने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो उसको लेने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी प्यास को बुझा सकें। हम पानी क्यों पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं? हम शराब ये मतलब शराब हो गया, शरबत हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पेय पदार्थ होते हैं। तो हम इन पेय पदार्थों को क्यों लेते हैं? कुछ तो हम अपने प्यास बुझाने के लिए लेते हैं, कुछ पदार्थ जो हम लेते हैं वो शरीर को तरल रखने के लिए लेते हैं। व्यक्ति जो है उत्तेजित करने के लिए कुछ पेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं और शरीर को पोषण प्रदान करने वाले भी जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं हम उनको लेते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कौन से उत्तेजित करने वाले होते हैं, कौन से हमें पोषण देने वाले होते हैं, इन सब पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेय पदार्थ क्यों लेते हैं, ठीक? वैसे तो हमें पता ही है कि हम पेय पदार्थ क्यों लेते हैं, लेकिन जो हमें अपने बुक की लैंग्वेज में देखना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के पेय पदार्थ की हमारे शरीर में अलग-अलग प्रतिक्रिया होती है। आपको पता है कि जो भी पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ तो कई प्रकार के होते हैं। तो जो ये अलग-अलग प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, इनकी हमारे शरीर में प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है। कुछ तो हमें पोषण देते हैं, कुछ निर्जलीकरण को रोकते हैं, कुछ हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो है हमारा जल। इसका उपयोग व्यक्ति जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मतलब आपको पता है अदर जो पेय पदार्थ हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो मुख्य रूप से जो हम पेय पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वो है हमारा जल। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जल ही क्या है? जीवन है। जल के बिना तो व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो ये व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ये जल जो होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक? तो आपको अब पता चल गया कि हम पेय पदार्थ क्यों लेते हैं और इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको समझ में आया ना कि जो हम पेय पदार्थ लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ऊर्जा देते हैं, निर्जलीकरण से रोकते हैं और हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं, शरीर को तरल भी रखते हैं। ये सारे कार्य जो करते हैं, वो ये पेय पदार्थ करते हैं। ठीक? अब हम आगे देख लेते हैं। तो पेय पदार्थ के कार्य, वैसे तो हमने पहले भी समझ लिया, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पेय पदार्थ के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है प्यास बुझाना। आपको पता है कि जो हम पेय पदार्थ लेते हैं, वो हमारी प्यास को बुझाते हैं। स्फूर्ति एवं ताजगी देना, कुछ पेय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लेते हैं, वो हमारे शरीर को स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करते हैं। मस्तिष्क को उत्तेजित करना, ये जो पेय पदार्थ होते हैं इसका कार्य क्या होता है? तो ये हमारे मस्तिष्क को भी उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। अगला, अम्ल और क्षार का संतुलन करना। ये जो पेय पदार्थ होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं? तो ये जो है अम्ल और क्षार के संतुलन को भी बनाए रखने का कार्य करते हैं। और क्या कार्य करते हैं? तो निर्जलीकरण को दूर करते हैं, शरीर को तरल रखना भी इनका कार्य होता है,
पौष्टिकता प्रदान करना भी इनका कार्य होता है, कार्य क्षमता का विकास करना भी किसका? पेय पदार्थ का ही कार्य होता है। तो हमने इतने कार्य देख लिए पेय पदार्थ के कौन-कौन से, ये सब तो हमें ऐसे ही याद हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें पता हैं, बस हमें एक बार बुकिश लैंग्वेज में भी जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें हम जो पढ़ते हैं होम साइंस में ना, ये हमारे आस-पास की ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वही बुकिश लैंग्वेज हो जाती हैं तो हमारे लिए टफ़ हो जाता है, हम चीज़ों को उतना आसानी से नहीं कर पाते हैं। बाकी आप में से किसको नहीं पता है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में ताकत नहीं है तो आप उसे क्या जूस वग़ैरह देते हैं ना, तो वो क्या करता है आपके शरीर में एनर्जी देने का कार्य करता है, आपको वो ऊर्जा देता है। आप चाय-कॉफ़ी क्यों पीते हैं? इससे आपको क्या मिलता है? स्फूर्ति मिलती है, ताकत मिलता है आपको, आपको एनर्जी फ़ील होती है ना जब आप चाय पी लेते हैं या फिर आप कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपको जो है एनर्जी देती हैं। रही निर्जलीकरण की बात, तो आपको भी पता है कि आपके शरीर से काफ़ी पानी निकलता है। तो जब हम तरल पदार्थ को लेते हैं, तो ये हमारे निर्जलीकरण को भी दूर करते हैं, आपके शरीर को भी तरल रखते हैं। चीज़ें हमें पता हैं, बस हमें एक बार बुक की लैंग्वेज को भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वो हमारी आम बोलचाल की भाषा के नहीं पूछे जाते हैं, वो हमसे तो बुक के ही पूछे जाएँगे। तो इसीलिए हमें बुक की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। बाकी आप लोग इतने समझदार हैं, मुझे पता है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे मोटी-मोटी तौर पर देख लेते हैं, ठीक? तो आपको समझ में आया कि पेय पदार्थ के कार्य कौन-कौन से हैं? एक तो है प्यास बुझाना, स्फूर्ति एवं ताजगी देना, मस्तिष्क को उत्तेजित करना, अम्ल एवं क्षार का संतुलन करना, निर्जलीकरण को दूर करना, शरीर को तरल रखना और पौष्टिकता प्रदान करना, कार्य क्षमता में भी विकास करना। अगर आपके शरीर में ताजगी नहीं रहेगी, स्फूर्ति नहीं रहेगा, आप कार्य कैसे करेंगे? तो अगर आप जो है तरल पदार्थ लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, तो आपको स्फूर्ति मिलेगी, ताजगी मिलेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके कार्य क्षमता में भी विकास होगा, ठीक? तो ये थे हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं, उनके कार्य थे। अब हम देख लेते हैं पेय पदार्थों का वर्गीकरण। अब हमें यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर वर्गीकरण को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कौन-कौन से होते हैं। पहला तो आपका इसमें आ जाता है कोका कोला, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हो गया। इसमें आता है आपका कोको कोला, पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, लिम्का हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कार्बोनेटेड होती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हमने देख लिया कार्बोनेटेड, दूसरा है हमारा नॉन कार्बोनेटेड, तीसरा है हमारा हमारा फल पेय पदार्थ, चौथा है हमारा अल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो ये जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपने देखा कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, फल पेय पदार्थ और आपका चौथा था जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ था। तो आपको पता है कि कार्बोनेटेड अगर आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोनेटेड है, कौन-सा फल पेय पदार्थ है, कौन-सा नॉन कार्बोनेटेड है और कौन-सा आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको? चौथा अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। तो आप इनको अलग-अलग छाँट पाएँगे। तो इसीलिए आपको इनके वर्गीकरण को भी ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कार्बोनेटेड में क्या-क्या आ रहा था? तो कार्बोनेटेड में आपका आ रहा था कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, माउंटेन ड्यू और लिम्का। ये सारी चीज़ें आपकी कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में आ रही थी। अब हम देख लेते हैं कि ये नॉन कार्बोनेटेड कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, आपका कोको कोला हो गया, ये तीनों चीज़ें आपके किस में आती हैं? तो ये आपकी नॉन कार्बोनेटेड में आती हैं। तो कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड आपका क्लियर हो चुका होगा। हम इन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फल पेय पदार्थ में क्या आ जाता है आपका? तो जो चौथा है आपका तीसरा है आपका फल पेय पदार्थ, उसमें आ जाता है फलों का रस हो गया, वो चाहे जो भी रस हो, चाहे जिस फल का रस हो।
अनार आ गया और मौसमी आ गए। ये सारी चीज़ किसमें आती हैं? तो ये आपकी आती हैं फल पेय पदार्थ में। अगला आपका आ जाता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक पेय पदार्थ में इसमें आता है आपका शराब, ब्रांडी, बियर, विस्की, रम, ताड़ी। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं अल्कोहलिक पेय पदार्थ में। तो आपका ये पहला क्लियर हो चुका होगा। कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, फल वाले पेय पदार्थ और अल्कोहलिक पेय पदार्थ। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक? अब ये तो हमने देख लिया ये 4 प्रकार के। अब हम देख लेते हैं कि कार्य के आधार पर हम इन पेय पदार्थों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। कार्य के आधार पर सबसे पहले तो आपका आ जाता है पोषक पेय पदार्थ, मतलब जो पोषण देने वाले होते हैं। दूसरा है आपका स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले, और चौथा आपका आ जाता है नशीला पेय पदार्थ। तो आपको यहाँ से भी इस वर्गीकरण को भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नशीला पेय पदार्थ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से नशीला पेय पदार्थ कौन सा है, या फिर स्फूर्ति एवं ताजगी देने वाला कौन सा है, या फिर आपके शरीर को पोषण देने वाला पेय पदार्थ कौन सा है। तो जो हमें पोषक पेय पदार्थ हैं, जो हमें पोषण देते हैं, वो कौन-कौन से हैं? इसमें आ जाता है आपका फलों का रस आ गया, छाछ आ गया, लस्सी आ गया, मट्ठा आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आपको पोषक देने वाली होती हैं। तो पोषक पेय पदार्थ कौन से होते हैं? फल, छाछ, लस्सी, मट्ठा। ये सारे जो पेय पदार्थ होते हैं, ये आपको पोषण देते हैं। अगला है आपका स्फूर्ति एवं ताजगी देने वाले। स्फूर्ति एवं ताजगी देने वाले कौन हैं? तो कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कोको हो गया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब जिनकी सुबह ही चाय से होती है। अगर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अपनी ही लाइफ़ में देखा है, अपने आस-पास देखा है कि अगर वो सुबह की चाय नहीं लेते हैं ना, तो उनका सर घूमने लगेगा, उनके सर में दर्द रहता है। उनको मतलब जैसे उनका सवेरा ही नहीं होता है बिना चाय के, तो जब तक वो चाय नहीं पीते हैं, चाय के मतलब एकदम आदी ही हो जाते हैं। तो ये चाय क्या करता है? चाय, कॉफ़ी, कोको, ये सारी चीज़ें आपके शरीर को क्या स्फूर्ति और ताज़गी प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला जो है आपका पेय पदार्थ, वो है आपका नशीला पेय पदार्थ। अब नशीले पेय पदार्थ में क्या आता है? तो उसमें आता है आपका शराब आ गया, बियर आ गया, विस्की आ गया, रम आ गया, ताड़ी आ गया, ब्रांडी आ गया। ये सारी चीज़ें आपकी नशीली पेय पदार्थ में आती हैं, और इससे पहले जो हमने वर्गीकरण देखा था, वो देखा था कि ये सारी चीज़ें किसमें आ रही थी? तो ये आपके अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, है ना? चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये तो था हमने वर्गीकरण देख लिया। अब हमें इनके बारे में डिटेल में जानना है, कुछ चीज़ें समझना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी पॉइंट ठीक लगे, जो आपको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, और जो लोग इसका नोट्स बनाते हैं, वो तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी क्या वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं चाय के बारे में। तो सबसे पहले आपको चाय के बारे में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये चाय हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो चाय होता है, चाय आपको कोमेलिया नामक वृक्ष के पत्तियों से प्राप्त होता है, या फिर जिस वृक्ष के हमें पत्तियों से चाय प्राप्त होता है, उसका नाम क्या होता है? वो होता है कोमेलिया, ठीक? और ये आपको पता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। चाय हर घर में आपको मिल जाएगी। अगर आप कहीं जाते हैं किसी के घर पे, तो सबसे पहले आपको चाय ही मिलता है। मतलब जितना चाय को पसंद किया जाता है, उतना कॉफ़ी को लोग नहीं पसंद करते हैं। आपको पता होगा कि चाय हर घर की पसंद है, हर घर में चाय बनती है, लेकिन आप देख लीजिए अपने आस-पास ही देखिए, कितने लोगों के यहाँ कॉफ़ी बनती है। तो कॉफ़ी की अपेक्षा चाय को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसीलिए क्या कि सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है, तो वो आपका चाय हो जाता है, ठीक? ये विश्व में सर्वाधिक उत्पादक चाय देश कौन-कौन से हैं? तो वो भारत है, चीन है, श्रीलंका है, जापान है। कहाँ-कहाँ? तो विश्व में भारत, चीन,
श्रीलंका और जापान, ये सारी जगह जो हैं ये विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाले देश होते हैं। दार्जिलिंग की चाय सबसे मशहूर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे ये दार्जिलिंग किस देश में है? ये जो दार्जिलिंग दिया गया है आपका, ये दार्जिलिंग किस देश में पाया मतलब किस देश का है दार्जिलिंग? तो आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग की चाय जो है वो सबसे मशहूर है। तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं? तो यहाँ से आप पहले तो आप ये रखेंगे कि कोमेलिया वृक्ष के पत्तियों से प्राप्त होता है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, विश्व में जो चाय उत्पादक देश हैं उसमें भारत, चीन, श्रीलंका और जापान आता है। दार्जिलिंग की चाय जो है वो अत्यंत मशहूर है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँगे कि ये दार्जिलिंग किस देश में है, ठीक? आगे आ जाता है आपका कि चाय के प्रकार। चाय के प्रकार, चाय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हरी चाय जिसे हम बोलते हैं ग्रीन टी और दूसरा होता है आपका ब्लैक टी जिसे हम बोलते हैं काली चाय। अब ये हरी चाय और काली चाय का क्या मतलब है? काली चाय तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अगर आप अपने आस-पास गाँव गाँव से रहते हैं तो काली चाय का मतलब क्या होता है? जिस चाय में दूध नहीं डालते हैं उसको बोल देते हैं काली चाय। लेकिन आपको पता है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, ये जो चाय की पत्ती हम चाय में डालते हैं उसकी बात की जा रही है। तो जो ये चाय होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन-सी? एक तो आपकी हो जाती है हरी और दूसरी हो जाती है आपकी काली। जो ये हरी चाय होती है, चाय की ताज़ी पत्तियों को वाष्प देकर तैयार किया गया जो चाय होता है वो आपकी हरी चाय कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि हरी चाय को कैसे तैयार किया जाता है? तो जो हरी चाय होती है, हरी चाय की पत्तियों को वाष्प देकर तैयार किया जाता है, ठीक? लेकिन ये जो काली चाय होती है, काली चाय को कैसे तैयार किया जाता है? तो काली चाय बनाने के लिए चाय पत्ती को सुखाने से पूर्व उसे खमीरीकृत किया जाता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद कॉपर के ट्रे में इस रखकर मुरझा दिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि इन दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है? तो जो हरी चाय होती है उसमें खमीरीकृत नहीं किया जाता है, खमीरीकरण की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। लेकिन जो हमारी ब्लैक टी होती है, काली चाय होती है उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। यही आपका अंतर होता है काली और हरी चाय में। तो आपको पता है हरी चाय कैसे? तो चाय की पत्तियों को वाष्प देकर सुखा दिया जाता है। तो जो इस तरह से चाय की पत्ती तैयार होती है, उसे हम हरी चाय बोलते हैं। और काली चाय वह होती है जिसमें आप पत्तियों को सुखाने से पहले उसको खमीरीकृत करते हैं और उसके बाद कॉपर के ट्रे में रखकर उसको मुरझा देते हैं। तो वो आपकी हो जाती है काली चाय, ठीक? तो काली चाय और हरी चाय ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नहीं मतलब आपको यहाँ पर एक नोट ध्यान रखना है क्या? ओलोंग टी, ओलोंग टी क्या होता है? ठीक? तो यह मतलब कि अर्ध खमीरीकृत मुख्यतः फार्मोसा से तैयार की जाती है या हरी चाय एवं काली चाय के मध्य की स्थित होती है। कौन-सा? ओलोंग टी। ओलोंग टी क्या होता है? तो आपको पता है ये हरी चाय मतलब हरी चाय और काली चाय के मध्य की स्थित होती है। कहने का मतलब इसे ना तो पूरी तरह से खमीरीकृत किया जाता है और ना ही इन्हें बिना खमीरीकृत किए रखा जाता है। तो इन्हें खमीरीकृत, अर्ध खमीरीकृत मुख्यतः फार्मोसा से तैयार किया जाता है। ये आपका होता है ओलोंग टी होता है, ठीक? अब हम देख लेते हैं चाय के संगठन के बारे में। तो चाय के संगठन के बारे में, चाय में मतलब क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं? पहला आपका पाया जाता है कैफ़ीन, दूसरा होता है टैनिन और तीसरा आपका होता है महक। चाय तो महकती भी है, तो वो उस महक का कारण क्या होता है? कैफ़ीन क्या होता है? टैनिन क्या होता है? तो सबसे पहले हम कैफ़ीन के बारे में जान लेते हैं। तो जो चाय का संगठन है उसमें पहला आपका आ जाता है कैफ़ीन का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले कैफ़ीन को हम क्या कहते थे?
थीन के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे? थीन बोलते थे। और ये जो थीन होता है मतलब ये जो कैफ़ीन होता है ये एक क्षारीय तत्व होता है। और ये जो कैफ़ीन होता है इसका कार्य क्या होता है? तो ये होता है उत्तेजक का कार्य करता है। आपने देखा कि जो ये हमारा चाय और कॉफ़ी होते हैं, कोको, ये क्या करते हैं? ये उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। अब ये उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, तो इसमें उत्तेजित करने का कार्य करता कौन है? तो वो आपका कैफ़ीन करता है। और चाय में कैफ़ीन की मात्रा कितनी होती है? तो 4 टू 6% मतलब 4 से 6% कैफ़ीन पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये स्वाद प्रदान करता है। तो ये कैफ़ीन का ये 3 से 4 पॉइंट जो हमारा था वो आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक? अब हम अगला देख लेते हैं टैनिन। टैनिन के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आप इसके परसेंट को ध्यान रखेंगे। चाय में टैनिन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है 14%। और टैनिन की मात्रा पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। मतलब ये जो टैनिन होता है वो क्या करता है? ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 14% होती है। ठीक? अब हम आ जाते हैं महक के बारे में। तो ये क्या होता है? महक महक का कारण क्या हो सकता है? चाय तो आपकी महकती है, हम कहते नहीं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। तो वो खुशबू आने का कारण क्या हो सकता है? तो उसमें वॉलेटाइल तत्व के कारण महक आता है। इसे वाष्पशील तेल वॉलेटाइल ऑयल भी कहते हैं। जो ये महक होता है, इसे क्या कहते हैं? वॉलेटाइल ऑयल भी कहते हैं। और इसके महक का कारण क्या होता है? तो वो होता है वॉलेटाइल तत्व होता है, जो आपकी चाय में महक को प्रदान करता है, ठीक? तो ये हमें ध्यान रखने हैं किसके बारे में? हमें अपने चाय के संगठन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक? तो हमारे चाय का जो संगठन है, वो क्लियर हो चुका है। अब एक नोट है, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसे हमें ध्यान रखने हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक? तो नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अधिक मात्रा में चाय पीने से भूख मर जाती है तथा कब्ज की शिकायत एवं पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। मतलब अगर आप अधिक मात्रा में चाय पीते हैं तो इससे क्या होगी? आपकी भूख मर जाएगी, कब्ज की शिकायत हो जाएगी और आपकी पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाएगी। अगला, यह टैनिन यह टैनिन तथा कैफ़ीन प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधक का कार्य करते हैं। हम और आप क्या करते हैं? चाय बहुत पीते हैं, लेकिन देखिए चाय के कितने नुकसान हैं, लेकिन फिर भी हम पीते हैं और हम पिएँगे भी, ठीक है ना? तो मतलब कि ये जो चाय में टैनिन और कैफ़ीन होते हैं, हमने देखा ना टैनिन कितना होता है, कैफ़ीन कितना होता है? तो कैफ़ीन 4 टू 6 एंड जो टैनिन होता है वो 14% पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? तो ये जो कैफ़ीन और टैनिन होते हैं, ये हमारे जो शरीर में प्रोटीन होते हैं और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं, उनके अवशोषण में बाधक का कार्य करते हैं। चाय स्नायु तंत्र पर भी बुरा असर दिखाता है। ये जो चाय होता है, ये आपके स्नायु तंत्र पर भी बुरा बुरा असर डालता है। चाय के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्वाद देते हैं, कौन-कौन से हैं? वो आपके ये 3 हैं, जो आपके चाय में स्वाद प्रदान करते हैं आपका। वो कौन-कौन से हैं? एक तो आपका आ जाता है कैफ़ीन, आपने पहले भी देखा, पॉलीफेनॉल्स आ जाता है और आवश्यक तेल आ जाता है, जो अभी हमने जिस ऑयल के बारे में चर्चा किया था। तो वो क्या करते हैं? ये हमारे चाय में स्वाद प्रदान करते हैं। बाकी आपने पहले देख लिया क्या कि चाय से जो है हमारी ये तो हमने सुगंध देख लिया कि जो महक आती है, स्वाद मिलता है हमें किससे? तो वो कैफ़ीन हो जाता है, पॉलीफेनॉल से हो जाता है और आवश्यक तेल हो जाते हैं। बाकी आपका जो अधिक मात्रा में चाय पीने से जो नुकसान हो रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या? कि हमारी भूख मर जाती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, हमारे जो शरीर में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण नहीं हो पाता है, बाधा हो जाती है और जो हमारे स्नायु संस्थान हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, ठीक? तो ये सारे हमने कार्य देख लिए कि क्या कार्य करता है चाय हमारे शरीर में जाकर। अगला है आपका इसी में 2 पॉइंट और है कि चाय की ताज़ी पत्तियों में कैरोटीन, विटामिन बी तथा विटामिन सी होता है।
तो चाय की पत्तियों में क्या-क्या होता है? कैरोटीन होता है, विटामिन बी होता है एंड विटामिन सी होता है। ठीक? अब हमें क्या पॉइंट अगला पॉइंट क्या ध्यान देना है कि हरी चाय पत्ती का रंग नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें उत्पादन विधि में खमीरीकरण क्रिया नहीं की जाती है। आपने पहले देखा कि जो हमारी हरी चाय होती है उसमें हम खमीरीकरण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारी काली चाय होती है उसमें हम खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे जो है इसका रंग बदल जाता है। ठीक? तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा किसके बारे में? तो वो चाय के बारे में। अब आ जाता है चाय के उत्पादन का क्रम। ये क्रम आपसे नेट में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी में क्रम नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है ना कि ये जो क्रम होता है किसमें होता है, या जो ये प्रक्रियाएँ होती हैं, वो किसमें की जाती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले विदरिंग किया जाता है। विदरिंग का मतलब क्या होता है? विदरिंग का मतलब होता है कि कुम्हलाना। कुम्हलाने का अर्थ ये हो जाता है कि चाय की पत्तियों को तोड़ कर लाते हैं और उनको हल्का-सा सुलझाने के मतलब उनको हल्का-सा झुलसाने के लिए रख देते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कुम्हलाना कह रहे हैं। तो पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं? तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है विदरिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम रोलिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब कि उस पत्तियों पर जो चाय की पत्ती हम लेकर आए हैं, उस पे क्या करते हैं? उस पे हम रोलिंग प्रोसेस करेंगे, रोल फेरेंगे। फिर फर्मेंटेशन मतलब खमीरीकरण। अब आपको यहाँ समझ जाना है कि अगर हम हरी चाय का प्रयोग मतलब हरी चाय बना रहे हैं, तो इस स्टेप को हम हटा देंगे। मतलब कि आपको पता है कि हम हरी चाय में खमीरीकरण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर आप हरी चाय बना रहे हैं, तो इसमें इस प्रोसेस को आप निग्लेक्ट करेंगे। अगर आप काली चाय बना रहे हैं, फिर हम इस प्रोसेस को उसमें ऐड कर देंगे। तो फर्मेंटेशन की क्रिया की जाती है, मतलब क्या कि चाय की पत्तियों का खमीरीकरण किया जाता है। उसके बाद उसके बाद हम फायरिंग करते हैं। फायरिंग का मतलब क्या हो गया कि हवा देकर उसको सुखाते हैं। हवा देकर उसको सुखाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद उसको जब वो सूख जाएगा उसका करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब कि उसको हम छाँटेंगे। सॉर्टिंग का आपने जब टेक्सटाइल पढ़ा था, तो टेक्सटाइल में भी आपने देखा था कि हमने सॉर्टिंग किया था। जो कपड़े थे, कपड़े हो गए या फिर जो रेशे थे उनका सॉर्टिंग कर रहे थे। सॉर्टिंग का मतलब जो उसमें कूड़ा-कचरा होता है, जब हम पत्तियों को लाते हैं, सुखाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ कचरे आ ही जाते हैं, उसमें गंदगियाँ आ ही जाती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी छँटाई करते हैं। तो इस जो छँटाई किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग करना। उसके बाद हम ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग के बारे में भी आपने सुना ही था। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग करना। फिर हम इन पत्तियों को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। देन पैकिंग करना। फिर हम उसके बाद पत्तियों को इनको पैक कर देते हैं। पैक करके बाज़ार में बेच देते हैं। बाज़ार से फिर हम खरीद के ले आते हैं। खरीद कर हम चाय बना लेते हैं और चाय को पी लेते हैं। ठीक? तो ये चाय बनाने का क्रम आपको समझ में आ गया होगा कि चाय के जो उत्पादन का क्रम है कौन-कौन सा है? तो वो सबसे पहला आ जाता है आपका विदरिंग, अगला है आपका रोलिंग, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है आपका फर्मेंटेशन। लेकिन आपको पता है अगर हम ग्रीन टी बना रहे हैं तो ये हमारा कट हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है फायरिंग, देन आता है सॉर्टिंग, फिर ब्लेंडिंग और लास्ट में आपका आ जाता है पैकिंग। ये सब करके हम क्या करते हैं? चाय को बाज़ार में बेच देते हैं, जिसे हम लेकर आते हैं और घर पर बनाते हैं चाय और फिर पी लेते हैं सोकर उठने के बाद। ठीक? तो ये हमारा हो जाता है चाय का ये तो जो हमने देख लिया ये तो हमारा था पूरा चाय की प्रोसेस कि चाय में क्या पाया जाता है, चाय को हम कैसे बनाते हैं। बनाने का मतलब ये है कि इसमें जो बनाने की विधि दी गई है, वो सिर्फ़ आपकी जो चाय की पत्ती जो आप घर पर लेके आते हैं, बस वहीं तक का प्रोसेस है। बाकी उसके आगे का प्रोसेस कैसे चाय को बनाकर पिया जाता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक? अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी डिटेल में बता दूँगी, ठीक? तो ये था हमारे चाय के बारे में। अब अगली जो टॉपिक आती है हमारी मतलब जो हमें अगला अपना उत्तेजक पेय पदार्थ है जिसके बारे में पढ़ना है वो आ जाता है आपका कॉफ़ी। अब हमें कॉफ़ी के बारे में भी पढ़ना है।
कॉफ़ी के बारे में ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो कॉफ़ी होता है इसके वृक्ष की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तो कॉफ़ी वृक्ष की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। यह पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जब अभी चाय के पत्ती के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर किसका ज़िक्र किया था? पत्ती का ज़िक्र किया था ना? लेकिन अभी जब हम कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब कॉफ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो है हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कॉफ़ी है, ये किससे बन रहा है? तो ये आपका बीज से बनता है और इसकी जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। मुख्यतः 3 वृक्षों से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। वैसे तो होती अनेक प्रजातियाँ हैं, लेकिन जिससे कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, वो 3 हैं मुख्यतः। कौन-कौन सी? सबसे पहले आ जाती है कॉफ़ी अरेबिका। कॉफ़ी अरेबिका ये सबसे जो है उपयोगी होती है और सबसे उत्तम गुण वाला होता है। और दूसरा क्या है? वो होता है आपका कॉफ़ी रोबस्टा। कॉफ़ी रोबस्टा जो होता है वो निम्न गुण होते हैं इसमें। इसकी क्वालिटी जो होती है वो निम्न श्रेणी की होती है, लेकिन जो कॉफ़ी अरेबिका होती है वो आपकी उच्च गुणवत्ता वाली होती है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। और जो तीसरी है हमारी वो है कॉफ़ी लिब्रिका। ये जो कॉफ़ी लिब्रिका होती है, ये भी इसकी भी क्वालिटी जो होती है वो निम्न होती है, मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो आपने देखा कि ये जो हम कॉफ़ी जो हम प्रयोग में लाते हैं, ये मुख्यतः 3 वृक्षों से प्राप्त होती है। तो आपने देख लिया सबसे पहले कॉफ़ी अरेबिका और दूसरा कॉफ़ी रोबस्टा और तीसरा था आपका कॉफ़ी लिब्रिका था, ठीक? अब ये तो थे हमने जो वृक्षों के बारे में जान लिए। अब हमें कुछ पॉइंट को और ध्यान रखना है, वो क्या है? तो कॉफ़ी की पौधे का उद्गम स्थान एबीसिया या तथा अफ्रीका के अन्य भाग हैं। मतलब जो कॉफ़ी का उत्पादन करने वाले देश होते हैं, उसमें जो पौधे के उद्गम का स्थान है, कहाँ है? एबीसिया और अफ्रीका के अन्य भाग होते हैं। संसार में उत्पन्न होने वाले 50% कॉफ़ी जो है वो अकेले आपके ब्राज़ील उत्पादन करती है। मतलब संसार में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी ब्राज़ील से 50% होता है। कम अमाउंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक? कॉफ़ी का पेड़ 6 से 20 फीट का ऊँचा सदाबहार होता है। इसका फूल सफ़ेद रंग का होता है, ठीक? तो ये 4 पॉइंट थे जिसे हमें जानने थे। अब आगे हम देख लेते हैं कॉफ़ी के संगठन के बारे में। हमने जैसे चाय के संगठन के बारे में बात की थी, वैसे हमें कॉफ़ी के संगठन को भी ध्यान में रखना है। तो कॉफ़ी के संगठन में सबसे पहले हम महक की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वाष्पशील तेल होता है और जो तीखापन का कारण क्या होता है, तो शर्करा का नष्ट होने से तीखापन आ जाता है। मतलब जो कॉफ़ी में शर्करा होती है जब वो नष्ट हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, तीखापन आ जाता है। बाकी जो उत्तेजना का कार्य करता है वो आपका कैफ़ीन ही करता है, मतलब कि इसमें भी कैफ़ीन पाया जाता है। तो जो उत्तेजना का कार्य करता है वो कैफ़ीन करता है और इसकी मात्रा जो होती है वो 16 से 20% होती है, ठीक? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, महक तेल की वजह से होता है, तीखापन होता है लेकिन शर्करा के समाप्त होने की वजह से होता है, नष्ट होने की, खत्म होने की वजह से होता है और जो उत्तेजना का कार्य करता है मतलब कि इसमें कैफ़ीन पाया जाता है और आपको पता ही है कि जो कैफ़ीन का कार्य होता है वो क्या होता है, उत्तेजित करना, ठीक? अब कॉफ़ी की भी कुछ हानियाँ होती हैं, जैसे हमने चाय की हानियों के बारे में पढ़ा, वैसे कॉफ़ी भी क्या करती है, हमें हानि पहुँचाती है। तो उसकी कौन-कौन सी हानियाँ हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो कॉफ़ी होती है, ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देती है। तो हृदय गति क्या होता है इससे, हृदय गति बढ़ जाता है। नींद कम आती है, आपने अक्सर सुना होगा जब लोगों को पढ़ना होता है, तो कहते हैं कि जो है हमें चाय या कॉफ़ी पी लेना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये आपकी नींद में कमी ला देती है, तो हमारा नींद जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
पाचन संस्थान प्रभावित होता है, भूख में कमी आ जाती है। जो आपने देखा चाय के जैसे दुष्प्रभाव हो रहे थे कि हमारी नाड़ी संस्थाएँ जो थी वो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जा रही थी, तो नाड़ी तंत्र पर भी प्रभाव डाल रहे थे। हमारे जो पाचन तंत्र थे उन पर भी प्रभाव डाल रहे थे। हमारी भूख मिट जा रही थी, नींद कम आ रही थी। तो या ये सारी समस्याएँ किससे हो रही थी? तो ये सारी समस्याएँ हो रही हैं आपके कॉफ़ी से और यही समस्याएँ आपको हो रही थी चाय से भी। तो आपको पता है कि ये सारी जो हानियाँ होती हैं किसकी? कॉफ़ी पीने के। बाकी चाय और कॉफ़ी के तो हम आदी हैं ही, कॉफ़ी तो कम ही लेकिन चाय के तो एकदम से आदी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक? अगला आता है आपका पॉइंट, अब हम देख लेते हैं कोको के बारे में। अभी तक हमने चाय और कॉफ़ी के बारे में देख लिया, मतलब कि आज हम सिर्फ़ इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा क्या? चाय के बारे में देखा और कॉफ़ी के बारे में देखा। और ये जो हमारा अगला है कोको और चॉकलेट, ये क्या है? ये भी हमारे जो हैं उत्तेजित करने वाले पदार्थ होते हैं। आपने देखा जो हमने अभी जो चर्चा की या हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये कौन से हैं? तो ये हमारे शरीर को स्फूर्ति और ताज़गी देने वाले पेय पदार्थ हैं जिसमें आपका नाम आता है कोको, चाय, कॉफ़ी का। तो चाय और कॉफ़ी के बारे में हमने जो चर्चा कर ली वो ख़त्म हो गया उसका काम। अब हम देख लेते हैं कोको और चॉकलेट के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि चॉकलेट और कोको क्या होते हैं। तो कोको थियोब्रोम नामक वृक्ष से प्राप्त होते हैं। ये जो हमारे चॉकलेट हो गए, ये हमारे जो कोको हो गए, ये किससे प्राप्त होते हैं? तो जो कोको होता है, ये थियोब्रोम नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। वृक्ष का नाम ध्यान रखना है, चाय के, कॉफ़ी के और कोको के, इन तीनों के वृक्ष के नाम को ध्यान रखना है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि कोको के फल से बीजों को अलग करके खमीरीकृत किया जाता है। इससे उसका तीखापन समाप्त हो जाता है एवं रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो हम कोको को क्या करते हैं? कोको के फल के बीजों को अलग करके उनको खमीरीकृत करते हैं। आपने देखा ये जो हमने अभी भी कॉफ़ी के बारे में पढ़ा, कॉफ़ी और कोको ये दोनों आपको बीज से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपका चाय था ये पत्ती से प्राप्त हो रहा था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि कौन हमें बीज से प्राप्त हो रहा है और कौन हमें पत्तियों से प्राप्त हो रहा है। और आपने ये भी देखा कि चाय में आपने ब्लैक टी को खमीरीकृत किया था, लेकिन आपने ग्रीन टी को खमीरीकृत नहीं किया था। तो हम कोको को क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कोको के फल के बीज को अलग करके उसे खमीरीकृत किया जाता है। खमीरीकृत करने से जो उसका तीखापन होता है, कसैलापन होता है, वो समाप्त हो जाता है और इसकी जो कलर होती है उसमें भी डिफ़रेंस आ जाता है। इसके बाद बीजों को भूना जाता है। भूनने की क्रिया से कोक सुगंधित हो जाता है। जो कोक में महक होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इसके बीज को हम भूनते हैं और भूनने से इसकी जो महक होती है वो बढ़ जाती है। तत्पश्चात बीज के कड़े आवरण को तोड़कर बीजों को पीसते हैं। मतलब जो उसका बाहरी आवरण कड़ा आवरण होता है, उस आवरण को हम हटा देते हैं और उसके बाद उसको पीस लेते हैं, जिससे वसा का अधिकांश भाग अलग हो जाता है तथा जो बचा हुआ भाग होता है, उसे हम साँचे में रख कर सुखा लेते हैं। मतलब साँचे में रख कर उसको सुखाया जाता है। इससे सूखे पदार्थ को पीसकर कोक तैयार किया जाता है और वसा युक्त जमा भाग जो होता है आपका वो चॉकलेट हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कोको में क्या करते हैं। सबसे पहले हम इनके बीजों को अलग कर इनको सुखा लेते हैं। सुखाकर क्या करते हैं, मतलब खमीरीकृत करके इनको सुखा लेते हैं। सुखाकर इनको जो है इनके जो कड़े आवरण होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद इसके जो बीज होते हैं उनको पीस लेते हैं। पीस करके इनको सुखा देते हैं एक प्लेट में रखकर। उसके बाद जो इसमें पीस कर कोक तैयार करते हैं, उसके बाद जो इसमें जमा हुआ वसायुक्त पदार्थ होता है, वो आपका चॉकलेट बन जाता है, ठीक? और आपको ध्यान ये रखना है कि चॉकलेट में जो फैट की मात्रा होती है वो 50% होती है, लेकिन जो कोक में होती है वो 20% होती है। तो चॉकलेट में फैट की मात्रा कितनी है?
50% है, लेकिन कोक में फैट की मात्रा कितनी है तो 20% है। कोक में लगभग 11% एंड चॉकलेट में लगभग 8% स्टार्च पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। यहाँ से आपको 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोको होता है ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट यही है आपका कि थियोब्रोम नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। दूसरा ये कि कोको किससे प्राप्त होता है, मतलब पत्ती से कि बीज से, तो ये बीज से प्राप्त होता है। कोको पे खमीरीकृत की प्रक्रिया होती है या नहीं होती है? तो हाँ, होती है और होने से ही इसके रंग में परिवर्तन आता है। और क्या होता है? तो इसमें आपको फैट एंड स्टार्च की मात्रा को आपको ध्यान रखना है। तो चॉकलेट में और कोको में फैट की मात्रा कितनी? चॉकलेट में 50% और कोको में 20%। लेकिन जो स्टार्च की मात्रा होती है वो कोको में 11% और चॉकलेट में 8% होती है। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक? तो ये आज हमने देखे जो हम उत्तेजित करने वाले पेय पदार्थ थे, हमने उनके बारे में चर्चा किया। अब कल जो हमारी चर्चा होने वाली है, वो आपकी होगी फल के जो रस होते हैं, मतलब जो फल के पेय पदार्थ होते हैं और जो ये आपके नशीले पेय पदार्थ हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड पर भी चर्चा कल होने वाली है। तो ये आज की क्लास बस यही इतना रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? ये टॉपिक आपको कैसा लगा? समझ आया कि नहीं आया? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।